नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है पद्मावत में प्रेम का स्वरूप अथवा पद्मावत की प्रेम पद्धति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पद्मावत क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी विरचित रचना है जो कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है और वह यह है कि आपको बतलाना है कि सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं और उनकी रचना क्या है, उनकी रचना का नाम क्या है। तो उसका आपको उत्तर देना है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं पद्मावत की प्रेम पद्धति अथवा पद्मावत में प्रेम का स्वरूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कविता में जो है दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति जो है 4 प्रकार से की गई है। आप जब संपूर्ण काव्य का जो विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि दाम्पत्य प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वह 4 प्रकार से की गई है, 4 तरह से है। कैसे? पहली पद्धति वह है जिसमें कि प्रेम जो है पति पत्नी का विवाहोपरांत विकसित होता है। पहले विवाह हो जाता है, उसके उपरांत जो है प्रेम विकसित होता है। जैसे कि रामायण में श्री राम और माता सीता का प्रेम। इसमें क्या होता है कि जीवन के संघर्षों, जीवन के झंझावतों से दोनों जो है युगल जूझते हैं और उसके बाद इसी कड़ी में प्रेम का विकास होता जाता है। दाम्पत्य प्रेम की दूसरी स्थिति वह है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका यानी कि शादी से पूर्व ही दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। उस समय भी उनमें प्रेम होता है और शादी के बाद जो है वह प्रेम निरंतर उत्तरोत्तर विकसित होता चला जाता है। शादी के पूर्व जो है जो वो प्रेम है वो भावनाओं से युक्त होता है, कहीं ना कहीं भाव तत्व की अधिक प्रधानता होती है। शादी के बाद उस प्रेम में क्या है कि जिम्मेवारियों की प्रधानता बढ़ जाती है, उसमें गार्हस्थ्यिक प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाता है। प्रेम का तीसरा स्वरूप क्या है? प्रेम का तीसरा स्वरूप वह है जिसमें कि आप देखेंगे जो रनिवास वगैरह हुआ करते थे तो उनमें जो प्रेम हुआ दिखलाया जाता था वह प्रेम का तीसरा स्वरूप है। इसके अंतर्गत होता था कि जैसा कि आप जानते हैं, पहले के राजा महाराजा, एक राजा 500 1500 शादी। ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह के हरम में 1500 रानियाँ थी, अकबर के हरम में, एल.एन. श्रीवास्तव में मैंने ऐसा पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ कि 5000 रानियाँ थी। तो जो भी हो, राजा है उनके हरम में सैकड़ों रानियाँ रहा करती थी। तो रनिवास हुआ करता था, अंतःपुर हुआ करता था। तो उस अंतःपुर का जो प्रेम है, उस प्रेम का चित्रण, यह प्रेम का तीसरा स्वरूप होता था। इस प्रेम में क्या है कि निर्मलता नहीं होती थी, सूचिता नहीं होती थी, पवित्रता नहीं होती थी और यह पूर्णतः भोग विलास पर आधारित प्रेम होता था। प्रेम का चौथा स्वरूप, और हम लोग प्रेम, दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो प्रेम, दाम्पत्य प्रेम जो है पूरे साहित्य में जो दिखलाई पड़ता है 4 प्रकार का, तो उसमें यह कहाँ आता है? तो चौथी जो श्रेणी है उसमें क्या है कि नायक जो है नायिका के रूप सौंदर्य की चर्चा कहीं सुनता है या कहीं एक झलक उसकी देख लेता है, ठीक है, रूप की प्रशंसा, दर्शन, श्रवण इत्यादि। और इसके बाद जो है क्या है कि प्रेम का उदय नायक के हृदय में होता है और वह नायिका की तलाश में निकल पड़ता है। तो यह 4 प्रकार से दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति साहित्य में आपको दिखलाई पड़ती है। पद्मावत का प्रेम जो है वह चौथे प्रकार का प्रेम है जिसमें कि आप देखते हैं कि रतन सेन क्या है, हीरामन तोता से पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उसकी खोज में क्या है कि वो निकल पड़ा था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यह चौथी श्रेणी का प्रेम हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रायः यह कहा जाता है कि पद्मावत में जो प्रेम का स्वरूप है, जो प्रेम का वर्णन है, वह भारतीय है अथवा फारसी है। तो आइए हम लोग एक एक करके विश्लेषण करेंगे, इसे 2 खंडों में देखेंगे। पहले तो भारतीय और फारसी प्रेम पद्धति की विशेषताएं, और इन विशेषताओं के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पद्मावत का जो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम की जो पद्धति है, वह भारतीय है या विदेशी है, या मतलब विदेशी अर्थात फारसी है। भारतीय प्रेम जो है यह क्या है? लोक सापेक्ष प्रेम होता है। भारत में जो प्रेम का चित्रण होता है वो लोक सापेक्ष होता है, यानी कि लोक से कटा हुआ नहीं होता है, लोक के बीच ही वह प्रेम विकसित होता है। जैसे कि यह संसार है, इस संसार के अंदर ही प्रेम का अस्तित्व होता है, यानी लोक सापेक्ष प्रेम होता है। इसका आपको सुंदर उदाहरण कहाँ नजर आएगा? इसका सुंदर उदाहरण आपको नजर आएगा साकेत में। उर्मिला का जो वियोग वर्णन है उसमें आप देखेंगे कि क्या है, उर्मिला जो हैं लक्ष्मण जी के वियोग में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह नागमती की तरह क्या है कि एक पार्टी गह के और दिन रात हाय हाय कर रही हैं। कोटेशन भी है नागमती का,
ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें आप देखते हैं कि उर्मिला जो है जीवन जगत के तमाम व्यापारों, तमाम कार्य व्यापारों का संचालन करते हुए जो है प्रेम और वियोग की अनुभूति करती हैं। वह दुखियों, आप साकेत पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें 9वां सर्ग है, क्या है कि वो राजकाज की बातों में भी हिस्सा लेती हैं, चित्रकला बनाती हैं, तुलिका वगैरह करती हैं, पेंटिंग करती हैं और भी तमाम चीज़ें करती हैं। सम दुखी लोगों को सांत्वना देती हैं, अपनी सखियों से बात करती हैं। तो भारतीय प्रेम पद्धति जो है वह क्या है, लोक सापेक्ष है, लोक निरपेक्ष नहीं है। प्रेम का अस्तित्व जो है संसार, ये पूरा संसार है और ये प्रेम है, तो संसार से कटा हुआ नहीं है, बल्कि वह संसार की ही एक वस्तु है। इसके ठीक विपरीत फारसी प्रेम पद्धति क्या है, वह लोक निरपेक्ष वस्तु है, या लोक निरपेक्ष प्रेम हुआ करता है। उसमें प्रेम जो है लोक से निरपेक्ष हुआ करता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यह संसार है तो प्रेम यहाँ है, यानी संसार और प्रेम का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और इसको आप नागमती वियोग में, या रतन सेन के भी वियोग में, या पद्मावती के वियोग के क्रम में से आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया, वो कोटेशन एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन उसमें है क्या कि एक पार्टी पर पड़ी हुई हैं और क्या है, हाय हाय कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, उनको जीवन जगत से कोई मतलब नहीं है। तो यह जो प्रेम है लोक निरपेक्ष प्रेम होता है, प्रेम की स्वतंत्र सत्ता होती है। ठीक है, फारसी प्रेम पद्धति क्या है, स्वतंत्र सत्ता के रूप में इसका अस्तित्व होता है। जैसे यह मान लिया एक दुनिया है, जैसा मैंने पहले बताया, ये दुनिया है और यह प्रेम है, और इनका आपस में इंटरेक्शन कुछ नहीं है। और ये जो है सब कुछ, इसमें जो भी कार्य व्यापार होते हैं तो क्या होते हैं, सब कुछ प्रेम के लिए ही होता है। जो भी कार्य व्यापार है वो सारा का सारा क्या है, प्रेम के लिए ही होता है। जैसे कि वीरता के तत्व अगर आपको दिखलाई देंगे तो वीरता का तत्व भी है वो प्रेम से जुड़ा होगा। कहने का मतलब है कि अगर जो फारसी प्रेम पद्धति में आप देखेंगे वर्णन प्रेम का, तो उसमें ये होगा, मान लिया कि किसी ने शेर को मार दिया, उस कहानी में मान लिया घटना है, तो शेर का मारा जाना भी वह कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रेम के लिए ही होगा। शेर का अगर किसी प्रेमी ने शिकार किया तो अपनी प्रेमिका का जान बचाने के लिए दिखलाएगा, या प्रेमी जो है भटक कर जा रहा था, शेर ने उस पर आक्रमण, किसके लिए भटक कर जा रहा था, प्रेमिका की तलाश में, तो शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया तो मारा। यानी सब कुछ जो है प्रेम के लिए ही है। वहाँ आपको ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि प्रेमी जो है वियोग में है या प्रेम में है और शेर को उसने मारा। किस लिए मारा, क्योंकि वह शेर जो है किसी गाय पर आक्रमण करने वाली थी, या वह शेर जो है किसी गरीब पर आक्रमण करने वाला था, या वह शेर जो है राज्य में घुस आया था। मैं बस यह बात, अपनी बात को उदाहरण से समझाने के लिए यह उदाहरण दे रहा हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो प्रेम होता है क्या होता है, लोक से निरपेक्ष होता है। और उसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितना भी घटनाक्रम होता है, सब कुछ जो है वो प्रेम के इर्द गिर्द ही होता है, प्रेम के लिए, प्रेम के द्वारा होता है। चाहे वह साहस हो या और भी कोई भी चीज़ हो। तो यह फारसी और भारतीय प्रेम पद्धति का पहला और प्रमुख अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि भारतीय प्रेम पद्धति में विरह में अधिकांशतः किसको दिखलाया गया है, नारी को दिखलाया गया है। विरह का कार्य जो है आप देखेंगे यहाँ पर नारी करती हुई दिखलाई देती हैं। आप भ्रमर गीत सार सूरदास का देख लें, या तुलसी, या किसी भी रचना को देख लें, सूरदास में भी विरह में कौन है, कृष्ण भी विरह में है, लेकिन वह बहुत ही कम है। और विरह में सबसे अधिक कौन है, गोपियां हैं, जो कि नारी हैं, और विरह की अभिव्यक्ति भी वही कर रही होती हैं। तो भारतीय प्रेम पद्धति में सामान्यतः विरह का कार्य जो है स्त्री को करते दिखलाया गया है। इसके पीछे एक तर्क या मान्यता, यह सोच यह हो सकती है कि स्त्री को कहीं ना कहीं बहुत अधिक भावुक माना जाता है, दूसरा कहीं ना कहीं वह कमज़ोर भी है। तो इन दो कारणों से भारतीय प्रेम पद्धति में जो है कमज़ोर हुआ करती थी, या ऐसी हमारी सोच थी, ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो कमज़ोर हुआ करती थी। तो इन वजहों से भारतीय प्रेम पद्धति में क्या है, विरह का कार्य जो है क्या है, स्त्री करती दिखलाई देती हैं। इसके ठीक विपरीत फारसी पद्धति में क्या है, विरह का कार्य जो है, विरह में कौन होता है, पुरुष होता है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि भारत में जो है, या भारतीय प्रेम पद्धति के चित्रण में क्या है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच परिहासात्मक संबंध होता है, हंसी मजाक का संबंध होता है। दोनों आपस में चुहल करते हैं, एक दूसरे को चिकोटी काटते हैं, शब्दों की चिकोटी हो या वास्तविक चिकोटी हो। ठीक है। और इस प्रकार से क्रम से उनका प्रेम जो है विकसनशील होता है। एक उदाहरण आप बिहारी के यहाँ भी देख सकते हैं, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। ठीक है। कहत नटत, इसमें क्या है
कि लोगों की सभाएं बैठी हुई है, वरिष्ठ गुरुजनों की सभा बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, उसमें नायक नायिका भी हैं। देखिए आप परिहास का जो है, नैनों से हुए परिहास का सुंदर उदाहरण, परिहासात्मक संबंध जो है उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कहत नटत, नायक जो है नायिका से कुछ कहता है, कहता क्या है कि बाहर आके मिलो। नटत, नायिका जो है ना कह जाती है। मिलत, फिर दोनों की क्या होती है, आंखें मिलती है। कहत नटत मिलत खिलत, ठीक है। कहत नटत रिजत खिलत, मिलत खिलत लज्जात। और भरे भवन में नायक कुछ कहता है, नायिका ना कह जाती है, फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर क्या है कि इस प्रकार से भरे भवन में लोगों के जो कई लोगों की उपस्थिति में जो है वो लोग अपने आंखों से ही वार्तालाप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ हास्य है, एक दूसरे से चुहल की स्थिति है। और भी कई सारी ऐसी स्थितियाँ आपको दिखलाई देंगी कि बिहारी लाल की एक और दोहा है जिसमें कि क्या है कि नायक पूछता है कि कब मिलोगी नायिका से। नायिका क्या कहती है कि वो बताती है, कुछ इशारे करती है, उसमें कुछ पुस्तक या कुछ रखे रहती है, उसको अपने सीने से लगा लेती है यहाँ पर। तो उसका वह इशारा होता है कि मैं मिलूंगी संध्या में जब सूर्य डूब जाएगा और पहाड़ के पीछे मिलूंगी। इस तरह से वो पहाड़ वहाँ पर प्रतीक है, क्या है आप समझ रहे हैं किस वो जो है। तो इस प्रकार से भारतीय प्रेम पद्धति में क्या है कि परिहासात्मक संबंध होते हैं नायक और नायिका के मध्य। ये मैंने बिहारी लाल का उदाहरण दिया इस बात को पुष्ट करने के लिए। आप जो है कृष्ण और राधा का प्रेम जो है सूरदास ने जो चित्रण किया है वहाँ पर भी आप देखेंगे, दोनों जब पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। कृष्ण पूछती हैं कौन हो जी तुम, मैंने पिछले भी इसमें बताया भी था, पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती क्या की हो बेटी, देखे ही नहीं कब हो ब्रज खोरी। कृष्ण उसको देखते हैं, राधा जी को देखते हैं, पूछते कौन हो, कहाँ हो, आज तक तो देखबे नहीं किए तुमको। और फिर आगे चल के आप धीरे धीरे जब देखेंगे कि राधा कृष्ण की मुरली छुपा देती हैं, ये सारे दोहें पंक्तियाँ हैं वहाँ पर, पद हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय प्रेम पद्धति जो है वो कैसा है, उसमें आपसी संबंध है, परिहासात्मक संबंध, हास परिहास के लिए उसमें स्थान होता है। यद्यपि कि वह परिहास जो है खेलंदड़पन के स्तर पर नहीं पहुँचता है, हास परिहास होता है। इसके ठीक विपरीत जो है फारसी प्रेम पद्धति में क्या होता है, हास परिहास के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहाँ जो है प्रेमी और प्रेमिका के मध्य कैसा संबंध होता है, गंभीर संबंध होता है। प्रेमी, अच्छा एक और बात है कि मैं बोलते वक्त बहुत ज़्यादा हिलता हूँ, इससे कैमरा का फोकस हिलता रहता है तो लोगों को देखने में भी समस्या होती है। तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं खड़ा होकर बोलूँ, लेकिन वो फ्लो नहीं आ पाता है। खैर, फारसी प्रेम पद्धति में हम लोग क्या देख रहे थे कि वहाँ पर जो है प्रेमी और प्रेमिका के बीच आपस में गंभीर संबंध होते हैं। हास परिहास के लिए वहाँ पर ये देखिए लिखा है, हास परिहास के लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्थान नहीं होता है। ये हुआ फारसी प्रेम पद्धति। चौथी विशेषता जो है कि भारतीय प्रेम पद्धति जो है वो क्या है, उसमें व्यवहारिकता युक्त भावुकता है। भावुकता, भावना का स्थान चाहे किसी भी प्रेम में हो, कहीं के स्थान के प्रेम में हो, भावना का स्थान तो अवश्य होगा, चाहे वह प्रेम पद्धति या प्रेम वर्णन भारतीय हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, रोमन हो, कुछ भी हो, भावना पर ही आधारित प्रेम होता है। तो भावुकता जो है भारतीय प्रेम पद्धति की भी विशेषता है, लेकिन वो भावुकता कैसी होती है, व्यवहारिकता युक्त, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको आज के ज़माने में कहा जाता है। उसमें प्रैक्टिकलिटी के दामन को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, उसको साथ साथ लेकर चलते हैं, व्यवहारिकता युक्त भावुकता होती है। इसके ठीक विपरीत क्या है, फारसी प्रेम पद्धति में क्या है कि आपको इसका अभाव दिखता है, व्यवहारिकता का अभाव दिखता है, ठीक है। उसमें साथ ही साथ उसमें क्या है, केवल कोरी भावुकता होती है, एक आदर्शवाद की स्थिति होती है। वहाँ प्रेम वर्णन जो है एकदम से आदर्श की स्थिति में पहुँच जाता है, उस स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ पर कि प्रैक्टिकलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई स्थान नहीं होता है, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ भावुकता ही बचती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आदर्शवाद आपको दिखलाई पड़ता है। तो यह प्रमुख मोटा मोटा अंतर हुआ किसमें, भारतीय और फारसी प्रेम पद्धति में, कि दोनों में है प्रेम पद्धति का स्वरूप में क्या अंतर है। अब इन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर हम जो है यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो पद्मावत का जो प्रेम का स्वरूप है या प्रेम पद्धति है वो क्या है, वो भारतीय है कि फारसी है। पहले हम लोग इस पर लेकर चलते हैं कि यह लोक सापेक्ष है या लोक निरपेक्ष है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पद्मावत जो है इसमें प्रेम जो है कहीं ना कहीं लोक निरपेक्ष ही है। आप रतन सेन को देखिए, उसके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो क्या है कि वो प्रेम के लिए ही जुड़ा हुआ है। वो जो उसमें साहसिक कृत्य भी दिखलाता है तो वह प्रेम से ही जुड़े हुए संदर्भों में दिखलाता है।
तो इसका इसकी पद्मावत की जो प्रेम पद्धति में जो पहली कसौटी है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि इसमें जो है लोक निरपेक्षता के तत्व ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर क्या है कि लोक सापेक्षता के भी तत्व कुछ कुछ आपको दिखलाई पड़ते हैं। जैसे कि राघव चेतन नामक जो व्यक्ति जो है, पुरोहित जब गुस्सा गया था, जब नाराज हो गया था, तो उसको संतुष्ट करने के लिए क्या है, पद्मावती उसको धन देती है। पद्मावती धन देकर उसको संतुष्ट करने का प्रयास करती है। यह लोक सापेक्षता हुई, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि। दूसरा जो है उसमें उदाहरण आपको दिखलाई देता है, आप पढ़ेंगे उसको, तो पद्मावत जो उत्तरार्ध है, पद्मावत का उत्तरार्ध है, उसमें क्या देखते हैं कि पद्मावती और क्या है रानी नागमती दोनों में जो है सौतिया डाह की आपको स्थिति दिखलाई देती है और सौतिया जलन, यह भी लोक सापेक्षता है। तीसरी स्थिति क्या है कि जब राजा रतन सेन जोगी बनकर सिंहल द्वीप के लिए रवाना होता है, तो क्या होता है, उसकी माता और रानी नागमती दोनों ही उसे रोकने का प्रयास करती हैं। और चौथा उदाहरण है कि जब राजा रतन सेन पद्मावती को लेकर सिंहल द्वीप से लौट रहा होता है, तो सिंहल द्वीप के सभी लोग रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यद्यपि कि पद्मावत में क्या है कि पद्मावत में है कि प्रेम जो है कहीं ना कहीं वो लोक निरपेक्ष ही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें लोक सापेक्षता के कुछ तत्व दिखलाई पड़ते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कोटेशन कहा था, जिसका भाव यह है कि पद्मावत का जो प्रेम है वह पूरी तरह से लोक निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, उसमें जीवन जगत की उपस्थिति है। इन्हीं सब चीज़ों की उपस्थिति के कारण जो है वो पूरी तरह से उनका जो प्रेम है एकांगिक होने से बच गया है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष वह यही देते हैं कि वह है क्या, कहीं ना कहीं फारसी पद्धति पर ही है, इसके आधार पर, ठीक है। जीवन जगत जो है उसमें बस छू कर निकल गया है, उसकी भरपूर उपस्थिति नहीं है, शुक्ल जी का यह भाव है। तो पहली कसौटी के आधार पर हम देखते हैं कि पलड़ा जो झुका हुआ है वह कहीं ना कहीं किधर है, फारसी प्रेम पद्धति की ओर झुका हुआ है। दूसरी स्थिति क्या है कि विरह में नारी का होना, और वहाँ पर विरह का कार्य पुरुष करते दिखलाई देते हैं। जब हम पद्मावत का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ प्रमुख रूप से 3 पात्र आपको विरह में नजर आते हैं, रानी नागमती और राजा रतन सेन, और तीसरी जो है पद्मावती। 3 आपको नजर आते हैं, नागमती, पद्मावती अथवा पद्मिनी और राजा रतन सेन। 3 में से 2 जो हैं स्त्री हैं, 1 पुरुष है। तो इस प्रकार से हम देखते क्या हैं कि यहाँ पर जो है भारतीय और फारसी प्रेम पद्धति की दोनों विशेषताओं का यहाँ पर हमको संश्लेष नजर आता है। संश्लेष इसलिए भारतीय कहता है कि नारी विरह का कार्य करेगी, फारसी कहता है कि पुरुष विरह का कार्य करेगा। यहाँ पर 3 पात्र हैं जो कि विरह में हैं, 3 में से 2 स्त्री है, तो पलड़ा इधर झुका हुआ है। लेकिन कुल मिला जुला कर इसका और इसका यह संश्लेष है भारतीय और फारसी प्रेम पद्धति का। तीसरी स्थिति हम क्या देखते हैं, परिहासात्मक संबंधों की स्थिति। जब हम पद्मावत को पूरा पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी गंभीर संबंध ही है, परिहासात्मक संबंध वहाँ पर आपको दिखलाई नहीं पड़ते हैं। एक कारण तो यह जो है कि दर्शन का दबाव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सूफी दर्शन क्या कहता है, सूफी दर्शन में वह जो पुरुष रतन सेन है वह क्या है, आत्मा का प्रतीक है, और जो वो है क्या बोलते हैं पद्मावती है, वो परमात्मा का प्रतीक है, आत्मा परमात्मा की खोज में निकला हुआ है। और इन दोनों के बीच जो है हास परिहास का संबंध होने की संभावना न के बराबर है। इस दर्शन की पृष्ठभूमि में यहाँ पर जो प्रेम निखर कर आता है, जो प्रेम दिखलाया जाता है, वह क्या है, कहीं ना कहीं जो है गंभीर प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का गंभीर स्वरूप है। अर्थात जो है उनके बीच परिहासात्मक संबंध नहीं होते हैं। इस आप पद्मावती को जो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अपवाद नजर आता है। अपवाद क्या नजर आता है, अपवाद क्या दिखलाई पड़ता है कि जब राजा रतन सेन सिंहल द्वीप पहुँच जाता है और पद्मावती को अपना परिचय देता है, तब क्या पद्मावती उसका मजाक उड़ाते हुए हास्य करती है, व्यंग्य करती है, और व्यंग्य में जो कहती है वह यह है कि हाँ रानी तुम जोग भिखारी, जोग ही भोग ही कौन चिन्हारी। तो वो क्या है, चिकोटी काटती हैं राजा रतन सेन को, बाकियों से चिकोटी काटती हैं। तो इस प्रकार से हास परिहास के छींटे यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन वह छींटे ही होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से जो कह सकते हैं हास परिहास का सागर आपको नहीं दिखलाई देता है। और इस प्रकार से यह जो है इस कसौटी पर जो झुकाव है कहीं ना कहीं फारसी प्रेम पद्धति की ओर ही नजर आता है। कारण क्या है, हमने दर्शन का जो दबाव देखा था वह भी एक प्रमुख कारण है। चौथा है जो व्यवहारिकता युक्त भावुकता, और इसमें क्या है, कोरा आदर्श फारसी में। तो जब हम पद्मावत को जब हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर जो है
ये जो है क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता युक्त भावुकता सिरे से गायब है वहाँ, यानी कि भावुकता ही भावुकता है, व्यवहारिकता का जो है नितांत ही अभाव है। व्यवहारिकता का क्या है, घोर अभाव है। इसीलिए क्या होता है कि प्रेम गाथा जो है वो पूर्ण जीवन गाथा नहीं बनकर कि एक अधूरी जीवन गाथा रह जाती है। और उसमें क्या होता है कि राजा रतन सेन जो है, राजा रतन सेन क्या है, इसीलिए जो है कि वो मतलब कि व्यवहारिकता से युक्त नहीं होने के कारण ही परिणामों की चिंता नहीं करता है, बिना परिणामों की चिंता किए ही वो आगे बढ़ता चला जाता है। और इसी स्थिति, राजा रतन सेन की इसी स्थिति के कारण क्या है कि बीच बीच में जो है अन्य पात्र आकर उसे चेताते हैं, उसे सही मार्ग दिखलाते हैं, ठीक है। बस वो चल पड़ता है, क्या होगा नहीं होगा आगा पीछा वो नहीं सोचता है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्यवहारिकता नहीं है, भावुकता और सिर्फ आदर्शवाद है। और चल पड़ने के कारण ही जो है बीच में कई सारे पात्र आते हैं, जैसे समुद्र देव आते हैं, शिव आते हैं, हनुमान आते हैं, हीरामन तोता आता है, बीच बीच में आता रहता है और जो है राजा रतन सेन को सही मार्ग दिखलाते हैं, साथ ही साथ चेताते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इस प्रकार से क्या हमने देखा कि पद्मावत में जो प्रेम का स्वरूप इन मानदंडों के आधार पर हमने देखा। और मैं या आप हर किसी का निष्कर्ष अपना अपना हो सकता है, मेरी जो है मेरा जो व्यक्तिगत निष्कर्ष इसमें यह है कि पद्मावत में जो है प्रेम का जो स्वरूप है वह भारतीय और फारसी के बीच का स्वरूप है, दोनों का संश्लेष है, दोनों की विशेषताओं को लिया गया है। सूफी थे ये, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी थे और उससे ही प्रभावित थे, फारसी तत्वों से वो प्रभावित थे साहित्य के, साथ ही साथ वो भारतीय थे और उन्होंने भारतीय कथानक को उठाया था जो पहले से ही लोक प्रचलित हैं अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए अथवा अपने विचारों के प्रसार के लिए। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि दोनों की विशेषताएं इनके यहाँ नजर आती है, दोनों का संश्लेष हमें नजर आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पद्मावत में जो प्रेम की पद्धति है या पद्मावत में जो प्रेम का स्वरूप है वह भारतीय प्रेम पद्धति एवं फारसी प्रेम पद्धति क्या है, दोनों का सुंदर संश्लेष है। तो यह थी पद्मावत की प्रेम पद्धति। आई होप आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर मेरे इस वीडियो से आपका कोई थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्लियर होता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने मित्रों को दिखलाएं, शेयर करें, कोशिश करें फेसबुक इत्यादि अन्य प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करने का अधिक से अधिक प्रयास करें। इससे जो है मुझे संतुष्टि मिलेगी कि मेरे मेहनत को सराहा जा रहा है। बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।